सामाजिक विज्ञान इतिहास, दो विश्वयुद्धों के बीच रूसी क्रांति और महामंदी। आइए, दशम के भैया बहनों का एक बार पुनः अभिनंदन, स्वागत भैया बहनों। हम आज पृष्ठ क्रमांक 99 जिस पर चर्चा करेंगे, जहाँ से कल हम पाठ की शुरुआत की थी, दो विश्वयुद्धों के बीच रूसी क्रांति और महामंदी। तो भैया बहनों, मैंने आपको बताने का प्रयास किया कि प्रथम विश्व युद्ध की लड़ाई जब लड़ी गई तो उस समय सभी देशों ने अपना पूरा तन मन धन संपत्ति सब कुछ उस लड़ाई में झोंक दिया। पहले तो मज़ा आने लगा, आनंद ले रहे थे सब कि हमारा देश ताकतवर बने, शक्तिशाली बने, हम जीतेंगे। ये सब देश में एक जोश, युद्ध के लिए मर मिटने की सब कसमें खा चुके थे भैया बहन। मगर युद्ध जब समाप्त हुआ, प्रथम विश्व युद्ध की लड़ाई समाप्त हो गई, तो उसके बाद देखते हैं कि कई परिवार, जहाँ घर के कोई मुखिया, किसी का भाई, किसी का पति, किसी का रिश्तेदार, किसी का सगा संबंधी, जब उस युद्ध में मारा गया और उस समय बड़े बड़े कल कारखानों को नष्ट कर दिया गया, बड़े बड़े नगरों को, इमारतों को, वहाँ की संपत्ति को नुकसान पहुँचाया गया। ये बहनों, पूरे विश्व में हाहाकार की स्थिति निर्मित हो गई और युद्ध तो अब समाप्त हो गया, सभी देशों ने अपना सब कुछ लड़ाई में झोंक दिया। मगर सन 1929 में विश्व भर में अब आर्थिक मंदी का दौर शुरू हुआ। क्यों आया? क्योंकि अभी तक जितनी भी सरकारें हैं, जितने भी देश के सैनिक हैं, वो सब पूरा अपने देश की ताकत लड़ाई में झोंक दिए। मगर अब लोगों के पास खाने के लाले पड़ गए। हर देश को आर्थिक मंदी के दौर से गुजरना पड़ा। कल कारखाने नष्ट हो गए, कृषि नष्ट हो गए, लोग बेरोजगार होने लगे, कल कारखानों में ताले लग गए, मजदूर बेरोजगार हो गए, जगह जगह हड़ताल होने लगा, आंदोलन होने लगा और यहाँ तक सरकार का राजकोष खाली हो गया भैया बहनों। और इसके कारण पूरे विश्व में आर्थिक मंदी का दौर प्रारंभ हुआ, जिसके कारण विश्व के अधिकांश देशों की अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई और बेरोजगारी भी लगातार बढ़ने लगी। क्यों? क्योंकि कल कारखाने तो नष्ट हो गए। आखिर कल कारखाने नष्ट हो गए तो फिर वो कल कारखाना चलेगा कैसे? मगर कल कारखाने अगर नष्ट नहीं हुए हैं तो उसके लिए उनके पास कच्चा माल नहीं है। और ऐसी कई परिस्थितियों ने देश में आर्थिक मंदी का दौर ला दिया। जर्मनी में इस मंदी और वर्साय संधि के तरह हो रही हानि के कारण आर्थिक संकट और भी ज़्यादा गहराता गया। ये बहनों, इसका फायदा उठाकर हिटलर और उसकी नाजी पार्टी, हिटलर का आपने नाम सुना होगा, यह एक तानाशाही शासक हुआ। कहाँ का? जर्मनी का। और ये हिटलर एक ऐसा निरंकुश तानाशाह शासक बना जिसने नाजी पार्टी स्थापित की और जर्मनी में उन्होंने सत्ता पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। और हिटलर ने क्या कहा? एक देश एक नेता। बोले इस देश जब एक है तो नेता भी एक ही होना चाहिए, इसके लिए अलग अलग नेता बनाने की जरूरत नहीं है और यहाँ हम ही नेता हैं, हमारे अलावा और कोई दूसरा पद नहीं होगा। और यहाँ तक भैया बहनों, उस समय जब उन देशों में हड़तालें होने लगी तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया? तेजी से विपक्षी दलों व मजदूर संगठनों का क्रूरता के साथ दमन किया गया। मतलब कोई हड़ताल नहीं कर सकता, कोई अपनी मांग नहीं रख सकता, मतलब उनके अधिकारों का भी दमन कर दिया गया। और यहाँ तक यहूदियों के खिलाफ उन्होंने एक भयानक अभियान छोड़ा। क्या अभियान छेड़ा? उन्होंने कहा कि आप अपने देश वापस लौट जाएं, नहीं तो उनके साथ हत्या, बलात्कार, मर्डर, न जाने कितने घृणित कार्य यहूदियों के साथ उन्होंने करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे हिटलर वर्साय संधि की शर्तों का भी उल्लंघन करता गया। उसने कहा कि मैं वर्साय की संधि को नहीं मानता, वर्साय की संधि का मैं पालन नहीं करूंगा। वर्साय की संधि में हमने पढ़ा था भैया बहनों, क्या कहा गया था? उसे सेना सीमित कर दी गई थी, अस्त्र शस्त्र रखने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, बहुत बड़ा हर्जाना राशि देने के लिए कहा गया। फिर उसके साथ क्या कहा गया? उनको ये कहा गया कि तुम ही इस युद्ध के दोषी हो। हिटलर ने कहा मैं इन वर्साय की संधि की शर्तों को नहीं मानता और ये कागज के चिथड़े कहकर उसने वर्साय की संधि का उल्लंघन किया। साथ ही साथ युद्ध के माध्यम से विश्व पर आधिपत्य जमाने की तैयारी में हिटलर जुट गया। वह अपने देश को कह रहा है कि मैं अपने देश को सशक्त बनाना चाहता हूँ, जो शक्तिशाली होता है उसी की बात दुनिया मानती है और मैं अपने इस जर्मनी को एक शक्तिशाली राष्ट्र बनाना चाहता हूँ। उन्हीं दिनों ब्रिटेन और अमेरिका में एक नए तरह के राज्य की अवधारणा विकसित हुई
जिसे वेलफेयर स्टेट कहते हैं भैया बहनों। इसमें माना गया कि राज्य लोकतांत्रिक सिद्धांतों के आधार पर चले। लोकतांत्रिक सिद्धांत मैंने बताया, जहां जनता अपने लिए सरकार चुने और आम चुनाव, व्यस्क मताधिकार के माध्यम से आम चुनाव करके हमारे देश का शासक तय होना चाहिए। नागरिकों के लोकतांत्रिक अधिकारों की सुरक्षा हो और साथ में राज्य जो क्या करे, लोक कल्याण को अपनी प्रमुख जिम्मेदारी माने। लोक माने जनता, कल्याण माने भलाई, लोगों की भलाई के लिए ही सरकार बने। इसके तहत सार्वभौमिक मताधिकार, एक निर्धारित आयु करके जो महिला पुरुष है उनको सरकार चुनने का, वोट देने का अधिकार होना चाहिए। राज्य से स्वतंत्र संचार माध्यम, बोले जो संचार के जितने भी माध्यम हैं वह स्वतंत्र होना चाहिए। टीवी, मोबाइल फोन जो भी माध्यम है उस पर स्वतंत्रता पूर्वक उसे कार्य करने दिया जाना चाहिए। बहुदलीय राजनीति, बोले देश में एक ही दल नहीं, बोले बहुत सारे दलों को मान्यता मिलना चाहिए। साथ ही साथ नागरिकों को समान अवसर दिलवाना, बोले भारत के हर नागरिक को समान अवसर मिले, वह अपनी योग्यता के आधार पर शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगार, निराश्रितों, बीमारियों व वृद्धों की देखभाल आदि राज्य ने अपने जिम्मे में ले लिया। कहा गया कि हर देश को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। अगर वहाँ स्वास्थ्य की व्यवस्था गड़बड़ है तो कैसे ठीक करना, शिक्षा को कैसे बढ़ावा देना, बेरोजगार लोगों को कितना रोजगार हम दे सकते हैं, जो निराश्रित है उसके लिए क्या सुविधाएं प्रदान की जा सकती है, यह कार्य राज्य सरकार के जिम्मेदारी में आना चाहिए। इस तरह के राज्य के लोक कल्याणी कार्य के द्वारा ब्रिटेन व अमेरिका जैसे देश ने सन 1929 की मंदी से उबरने में सफलता अर्जित किया। भैया बहनों, जब 1929 में मंदी का दौर आया तो पूरा विश्व परेशान हो गया। पैसे की हर देश को लाले पड़ गए और ऐसे समय में कुछ देशों ने नए नए कुछ नियम कानून बना करके उसने अपनी जनता के हितों में, लोगों की भलाई के लिए कार्य किया ताकि लोगों का कल्याण हो सके और हम अपने देश को फिर से एक सशक्त, शक्तिशाली, सुसंपन्न राष्ट्र बना सकें। इसके लिए पहल शुरू हुआ और 1929 में हमने देखा कि ब्रिटेन और अमेरिका जैसे देश आर्थिक मंदी के दौर से उबर पाए। भैया बहनों, आज के कालखंड में इतना ही। धन्यवाद। आगे और चर्चा करेंगे, तब तक के लिए।